गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत, आलोचना और महत्व। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुलवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां और बहुलवादियों द्वारा राज्य के एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर बात करते हैं। बहुलवाद को बहुत साधारण शब्दों में यदि मैं कहूं तो कह सकते हैं एक के स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। बहुलवाद केवल एक राज्य को ही सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संस्था मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि व्यक्ति बहुमुखी आवश्यकताओं का जीवन जीता है और इन बहुमुखी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए ये जो सेंटेंस है कि एक के स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा, कि केवल राज्य नहीं अन्य समुदाय भी, और वो भी राज्य के समकक्ष होने चाहिए, राज्य के बराबर होने चाहिए। राजनीतिक बहुलवाद ऐसा सिद्धांत है जो एक सत्ता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन करता है कि राज्य अकेला सर्वोच्च सत्ताधारी नहीं है, बल्कि राज्य के साथ साथ अन्य समुदाय भी हैं और उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। पहला सिद्धांत है कि राज्य केवल एक समुदाय है। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक नैतिक संस्था नहीं है, बल्कि राज्य एक समुदाय है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्ति के जीवन की अन्य आवश्यकताएं, चाहे वो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक हों, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है वो अन्य समुदायों का निर्माण करता है और अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसलिए राज्य में और उन समुदायों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि राज्य समुदायों में से एक समुदाय ही है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है कि बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर नहीं करते। जो आदर्शवादी विचारक हैं, जो राज्य को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संस्था मानते हैं, हीगल जैसे विचारक हैं, तो उनका कहना है कि राज्य और समाज एक ही है, इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जबकि बहुलवादियों का कहना है कि राज्य और समाज अलग अलग है और समाज राज्य से कहीं अधिक व्यापक संस्था है और राज्य समाज का एक हिस्सा है। इसलिए जो राज्य है वो समाज का एक अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का कभी सहगामी नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत है कि बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। ये आदर्शवादियों के भांति राज्य को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, निरंकुश सत्ताधारी नहीं मानते, बल्कि ऐसा मानते हैं कि राज्य के पास संप्रभुता हो, लेकिन वो संप्रभुता पर नियंत्रण होना चाहिए, उसकी सीमाएं होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए। और उसका तर्क भी देते हैं कि एक जो राज्य, जिसे हम संप्रभुता संपन्न राज्य कहते हैं, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वेच्छा से व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे राज्यों के अधिकार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति है जो राज्य की संप्रभुता को सीमित कर देती है। इसलिए जो राजसत्ता है वो नियंत्रित ही होती है, सीमित ही होती है और उस पर मर्यादाएं तय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। जैसा कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि कानून
राज्य से सॉरी राज्य के आदेश ही कानून हैं, तो ये परंपरागत सत्ता को मानने वाले विचारक हैं, जबकि बहुलवादियों का कहना है कि राज्य और कानून अलग अलग हैं, कानून राज्य से भी ऊपर है। क्रैब और डिग्बी जैसे विचारक हैं जिन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि कानून जो है वो राज्य से स्वतंत्र होता है, राज्य से श्रेष्ठ होता है और उसका अस्तित्व भी राज्य से पूर्व से है। अगर हम ये सोचें कि कानून के बिना सामाजिक एकता या संगठन था तो मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर रहना संभव नहीं। तो जो कानून है वो राज्य को सीमित करती है, जबकि ऐसा नहीं कि राज्य कानून को सीमित करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवादी आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि विकेंद्रीकरण के द्वारा ही राज्य को एक उपयोगी संस्था बनाना चाहते हैं। बहुलवादियों का कहना है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कभी भी केंद्रीय सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है। उन समस्याओं का जो समाधान है वो स्थानीय संसाधनों के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और साथ ही इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए शासन का, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुलवाद राज्य की जो असीमित संप्रभुता है, निरंकुश संप्रभुता है, उसका विरोध करता है, राज्य का विरोध नहीं करता। वह कहता है कि राज्य का अस्तित्व होना चाहिए और राज्य की स्थिति अन्य समुदायों से थोड़ी सी उच्च होनी चाहिए, ताकि अन्य समुदायों में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य के द्वारा उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, क्योंकि लोकतंत्र का भी उद्देश्य व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करना है और शासन की पहुंच जनता तक और जनता के कार्यों तक हो, इस बात की कोशिश लोकतंत्र में रहती है। वो बहुलवाद भी इसी विचारधारा में विश्वास करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेता और वह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान प्रणाली में विश्वास जता करके लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रादेशिक जो प्रतिनिधित्व है वो है जनता के सभी व्यावसायिक वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता। जीडीएच कॉल का मानना था कि एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आपस में अपने हितों को ज़्यादा एक अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और वह कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक उपभोक्ता है और उत्पादक संघों में विभाजित करने का जो विचार है वो इस विचारधारा से प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं बहुलवादी विचारधारा की आलोचना पर कि बहुलवाद ने जो सिद्धांत दिए हैं ये हमें बहुत कुछ नज़र में ऐसा लगता है कि संप्रभुता के सिद्धांत पर इन्होंने अटैक किया और उस पर कुछ आक्षेप भी लगाए, परंतु इसके बावजूद भी बहुलवादी विचारधारा चाहे कितना भी जनतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करती हो, आलोचना से नहीं बच पाई है। इसमें आलोचना का पहला बिंदु है कि बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवादी जो कहते हैं कि राज्य एक समुदाय है और उसकी स्थिति अन्य समुदायों के समकक्ष होनी चाहिए। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो विभिन्न समुदायों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को कैसे और कौन दूर करेगा? उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही
हो सकती है। एक स्थान पर बहुलवादी ये कह रहे हैं कि राज्य की स्थिति अन्य समुदायों से थोड़ी सी उच्च हो, तो थोड़ी सी उच्च होने पर भी समुदाय राज्य के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे, उसका कहाँ मानेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी आलोचना है कि बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। जैसे बहुलवादी कहते हैं कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका कि एक दूसरे के साथ कोई संबंध न हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और मानवीय प्रगति लगभग असंभव हो जाएगी। यही बात मैंने पहले बिंदु में भी आपसे कही कि राज्य को हम समुदायों के समकक्ष नहीं मान सकते हैं। हमें अगर एक स्वतंत्र और एक स्वच्छ वातावरण चाहिए तो उसमें एक वैधानिक और आधिकारिक सत्ता का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट आलोचना का बिंदु है सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं। जैसा कि बहुलवादी विचारधारा ने कहा कि सभी समुदाय समकक्ष होते हैं, चाहे वो राज्य हो या कोई सामाजिक आर्थिक समुदाय हो, परंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि राज्य अन्य समुदायों से निश्चित रूप से भिन्न और विशेष होता है, उसे अन्य समुदायों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना का बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुलवादियों ने प्रभुत्व के अद्वैतवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध जो आक्षेप लगाए हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक हैं, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी कोरी कल्पना है, क्योंकि कोई भी राज्य जो है वो आज निरंकुश, असीमित या स्वेच्छाचारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। राज्य की स्वयं की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उपस्थिति उस राज्य के प्रभुत्व सीमा, शक्ति की सीमा तय कर देती है। इस वजह से कोई भी राष्ट्र जो है वो अमर्यादित सत्ता का उपभोग नहीं कर सकता। तो बहुलवादी जो तथ्य लाते हैं कि ये संप्रभुता, असीमित संप्रभुता की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में ये असीमित प्रभुसत्ता की जो बात है वो संभव नहीं है, केवल कोरी कल्पना है। इस कोरी कल्पना के विरुद्ध एक उसे शत्रु मानते हुए बहुलवादियों के द्वारा ये आक्रमण किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा है। जैसा कि एक बार बहुलवादी कहते हैं कि सब समुदाय समान है, राज्य भी एक समुदाय है और राज्य की शक्तियों को अन्य समुदायों के समकक्ष रखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरे स्थान पर कहते हैं कि अन्य समुदायों पर नियंत्रण रखने के लिए उन पर उनके बीच होने वाले विवादों को दूर करने के लिए एक आधिकारिक और वैधानिक सत्ता का होना आवश्यक है, इसलिए राज्य की स्थिति थोड़ी सी उच्च होनी चाहिए। तो ये अंतर विरोध है कि क्या राज्य को समुदाय माना जाए या समुदाय से उच्च माना जाए या समुदाय से उच्चतर माना जाए। तो ये एक अंतर विरोध भरा हुआ जो तर्क बहुलवादियों ने दिया था वही इनका आलोचना का कारण बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। तो बहुलवाद जिस आधार पर ये कहता है कि व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये देखने वाला एक तथ्य है कि व्यक्ति जितने छोटे संगठन की सदस्यता प्राप्त करता है उसकी स्वतंत्रता उतनी ज़्यादा सीमित हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए यदि हम कहें कि व्यक्ति के ऊपर राज्य की बजाय धर्म का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का या अन्य आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का दबाव ज़्यादा होता है। जिस तरह से ब्रेनो और गैलीलियो को भीषण यातनाएं सहनी पड़ी थी, तो वह राज्य की वजह से नहीं था, बल्कि मध्य युग में जो चर्च
के आदेश थे, चर्च की जो धारणाएं थीं, उनके कारण गैलीलियो और ब्रेनो को देश यातनाएं सहनी पड़ी और उनकी स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना का, राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। जैसे लिंडसे, बार्कर और बहुलवादियों ने ये कहा कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है, लेकिन लिंडसे का विचार है कि राज्य ही एकमात्र ऐसा समुदाय जिसकी सदस्यता अनिवार्य है, जिसका दंड देने की शक्ति है। इस प्रकार लिंडसे राज्य में उन गुणों को तो मानता है जो संप्रभुता के लक्षण हैं, किंतु राज्य को संप्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। तो वास्तव में दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं है। राज्य और अन्य समुदायों की स्थिति में आधारभूत अंतर है। जबकि अन्य समुदायों का संबंध मनुष्य के किसी विशेष हित के साथ होता है, राज्य का संबंध उसके सर्वमान्य या व्यापक हितों के साथ होता है। नेक्स्ट, बहुलवाद देशभक्ति विरोधी है। प्रभुसत्ता और राज्य के महत्व को कम करने और अपनी विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। राज्य सत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए और चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का कितना ही महत्व माना जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय के राज्यों में देशभक्ति का अपना स्थान और महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। जैसा कि बहुलवादियों ने कहा, खासकर डिग्बी और क्रैब ने, कि कानून राजकीय सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर और अधिक प्राचीन है, किंतु कानून को राज्य के व्यक्तित्व से उच्च मानना सही नहीं है। यद्यपि ये सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र से कोई नियम कानून नहीं बन जाता, परंतु ये भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में चाहे कितना भी मान्य हो, बिना राजकीय स्वीकृति के वह कानून नहीं बन सकता है। लास्ट पॉइंट है आलोचना का, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता का विरोध उचित नहीं है। जिस आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय आचार, व्यवहार और कानून का आदर करने की बात करते हैं, वैधानिक दृष्टि से राज्य इन सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जनमत और नैतिकता के दबाव से राज्य उनका पालन करता है, तो इससे उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं हो जाती। वास्तविकता यही है कि सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की बाहरी संप्रभुता पूर्ण है, यद्यपि व्यवहार में उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो जो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जो संप्रभुता पर सीमाएं लगाई जाती हैं, वो सीमाएं हैं, नियंत्रण नहीं है, स्वतंत्रता बाधित करने वाली बात नहीं है, संप्रभुता को सीमित करने की बात नहीं है। कि एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है जिसमें कार्य व्यवहार का एक क्षेत्र बना हुआ है, उसी के अनुरूप सभी राज्यों को अपना व्यवहार करना होता है। लास्ट में हम बात करते हैं बहुलवाद के महत्व पर। बहुलवाद और राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। जो गैर राजनीतिक समुदाय हैं, इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, वरन इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व विकास के लिए जो विभिन्न समुदायों की आवश्यकता है, उन समुदायों में की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और उनमें हस्तक्षेप का जो मुद्दा बहुलवादियों ने उठाया, वाकई ये प्रशंसनीय बिंदु है। इसी उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी, वरन राज्य की कार्य क्षमता में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो राज्य का जब कार्यक्षेत्र विभाजित हो जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कुछ आवश्यकताएं अन्य समुदाय यदि पूरा करने लगेंगे, तो राज्य के ऊपर कार्यभार कम होगा और राज्य के कार्यभार कम होने से उसकी क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, जो डॉक्टर आशीर्वादम का जो विचार है, बहुत ही संतुलित दृष्टि से उन्होंने लिखा कि बहुलवाद एक ऐसे सिद्धांत के रूप में है जो संप्रभुता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और जिसकी कमियों को पूरा करता है। बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पर जब वह संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है, तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। तो ये संतुलित विचार है
कि संप्रभुता का विचार हम जो परंपरागत विचार था, जो ग्रोशियस ने, हॉब्स ने या जीन बौदा ने जो बात कही थी, वो संप्रभुता के असीमित, निरंकुश, सर्वव्यापी, अनन्य सिद्धांत की और अग्रसर थे। तो उसके विरोध में ये सिद्धांत खड़ा हुआ, ये उचित है। परंतु जब ये बात करता है कि संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंको, तो संप्रभुता को समाप्त करने का जो बिंदु है वो बहुलवाद में उचित नहीं है। तो यदि बहुलवाद से इस बिंदु को निकाल दिया जाए तो बहुलवाद एक संतुलित विचारधारा के रूप में स्थापित होता है। धन्यवाद।